ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की खबर, परमाणु वैज्ञानिक फारदुन अब्बासी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। परमाणु वैज्ञानिक फारदुन अब्बासी के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको बताएं कि मोहम्मद मेहदी तहरानची की भी मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा परमाणु हमला, आपको बताएं कि परमाणु वैज्ञानिक के मौत की खबर सामने आ रही है। तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें इस वक्त निलंबित कर दी गई हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल ने विशेष आपातकाल की भी घोषणा की है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। इराक ने अपने हवाई क्षेत्रों को भी बंद कर दिया है। तो आपको बताएं कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरानी खतरे को खत्म करने के लिए ये सैन्य अभियान चलाया गया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल का ईरान पर हवाई हमला हुआ है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले की खबर आ रही है, जहां इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सलामी के मारे जाने की भी खबर आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर, आपको बताएं कि इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है और ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से भी कहा गया है कि तेहरान में विस्फोट हुए हैं। आपको बताएं कि इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, और ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी बीच ये बड़ी खबर इजराइल में भारतीय दूतावासों की अगर बात करें तो भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी खबर, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है और इजराइल में भारतीय दूतावासों के लिए एडवाइजरी जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है और आपको बताएं कि अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए भी कहा गया है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। तो भारतीय मूल के लोगों को भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है, अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है और ये उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी गई है। तो आपको बताएं कि इजराइल की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, हवाई हमला किया गया, उसके बाद ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इजरायली सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि अनावश्यक गतिविधियों से आप बचें और अनावश्यक रूप से ना निकलें। नज़दीकी सुरक्षा शेल्टर्स के पास रहने की भी सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय लोगों के लिए। भारतीय दूतावास की तरफ से ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और इस खबर पर ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है, इसको किस तरह से समझा जाए और इसके मायने किस तरह से समझे जाए? देखिए, निश्चित तौर पे कल जो IAEA की जो बैठक हुई थी, बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बारे में उनका आरोप था कि ईरान जो है वो मान नहीं रहा है और ईरान लगातार न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर बढ़ रहा है और उसमें मेजॉरिटी से पारित हुआ वो प्रस्ताव। और उसके बाद स्थितियां जो है बहुत तनावपूर्ण होने लगी।
आपको याद होगा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार इस बात के लिए ईरान पर दबाव डाल रहे थे कि वो न्यूक्लियर वेपन से दूर रहे। और अभी अगले संडे को, मतलब अगले रविवार को, ईरान और अमेरिका के बीच में बैठक भी होने वाली है जो ओमान में होगी। लेकिन इसी बीच इजराइल का एक एक्सप्लेनर आया है। इजराइल लगातार इस बात को कहता रहा है कि ईरान बहुत ही नजदीक है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और अभी सुबह सुबह जो एक्सप्लेनर आया है इस पूरे स्ट्राइक के बारे में, उस एक्सप्लेनर ने कहा गया कि किसी भी क्षण ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, परमाणु जो है हथियार बनाने की पूरी तरह कगार पर पहुंच गया है और इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। तो आप कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जो इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, इस बात को लेकर दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर थे कि ईरान लगातार बयान आता था कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है, जो इजरायली खेमे का कहना है। इजरायली जो स्पोक्स पर्सन से आज सुबह मेरी बात हुई, स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ईरान लगातार इस बात को कहता रहा है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट नहीं है और ईरान के पास अगर इस स्थिति में न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसके बाद इस बात की पूरी आशंका है कि इजराइल पे वो हमला करेगा और इजराइल का एग्जिस्टेंस खत्म करेगा। तो आप देख सकते हैं लगातार पिछले एक साल से जो पूरे मध्य पूर्व में जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव का एक मुकाम इजराइल मान रहा है कि उस तनाव का एक मुकाम जो है ईरान है, क्योंकि ईरान के माध्यम से, उनका कहना है कि ईरान के माध्यम से जो एंटी इजरायली फोर्सेज है पूरे मिडिल ईस्ट में उनको सहयोग मिलता है और इसलिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। और चूंकि ईरान एक लगातार परमाणु ताकत बनने की कोशिश में है, इसलिए उस पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, सैनिक कार्रवाई। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान आया है उसमें बयान में है कि उनके सेनाध्यक्ष के तो मृत्यु हुई है, लेकिन उनका जो सुप्रीम लीडर है, वो सुप्रीम लीडर अभी तक सुरक्षित है, उनका भी एक बयान भी आया है। जी अखिलेश, इस खबर पर आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपसे इसी खबर पर और आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो आपको बताएं कि अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की खबर सामने आ रही है, अभी हमारे संवाददाता अखिलेश हमें बता रहे थे कि किस तरह से परमाणु हथियार को रोकने के लिए इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया है। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई देशों के बीच अनिश्चितताओं का माहौल बना हुआ है और ऐसे में इजराइल की तरफ से ईरान पर इस तरह का हमला किया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम समझें तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों को लेकर के किस तरह से ईरान पर इजराइल की तरफ से ये बात कही गई, हमला किया गया और दबाव बनाया गया? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे मध्य पूर्व में जो अभी लगातार एक साल से तनाव था इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उस तनाव के बीच में ईरान पे और इजराइल के बीच एक बार हो चुका है, एक बार हमला हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन फिर दोनों के बीच शांति हो गई, दोनों एक दूसरे के अपने अपने बैरकों में लौट गए, मिसाइल के हमले भी हुए। लेकिन अब जब इस बार हमला हुआ है तो आप समझ सकती हैं कि यह हमला हुआ है तब जब IAEA की तरफ से बयान आया कि ईरान जो है वो बिल्कुल परमाणु हथियार बनाने की कगार पे है। तो इसके बाद जब इजराइल ने हमले किए तो निश्चित तौर पे एक तनाव की स्थिति और बढ़ेगी। अमेरिका ने अपने अगल बगल के देशों से, मध्य पूर्व से अपने कई जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, उन डिप्लोमेटिक स्टाफ को हटा लिया है। अब मुझे लगता है कि जो फ्रांस या अन्य पश्चिमी देश भी हैं वो भी सतर्क होंगे और वो भी अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को हटाएंगे। भारत ने भी जो आज एडवाइजरी जारी की है, एडवाइजरी जारी करने के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि अनावश्यक भ्रमण न करें ईरान के बीच में। हमारी जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम लोग स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और कल तक ये लग रहा था कि हो सकता है शायद ये स्थिति टल जाए। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने आज रात में, कल रात से ही हमला शुरू किया है और हमले अभी जारी हैं, ऐसा भी नहीं कि हमला रुका है, हमले अभी जारी हैं, लगातार हमले चल रहे हैं और अभी तक तो अमेरिका ने अपने हाथ झाड़ लिए इस पूरी स्थिति से। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो पूरा माहौल अभी जो बना है उसमें चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो या इजराइल हो, कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। अब या तो ईरान संडे को जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत के पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत अगर हो तो उसके बाद ये स्थिति बन सकती है, नहीं तो ईरान को IAEA के सामने अपने सारे जो परमाणु संयंत्र के
स्थल हैं उन सारे स्थलों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि आईएईए का कहना यह है कि ईरान ने अपने जो परमाणु हथियारों के जो जखीरे या उनकी जो तैयारी है उन्होंने एक जगह नहीं कई जगह पे किए हैं, और कई ऐसे अननोन जगह हैं जहां पे आईएईए का कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप जानती है कि आईएईए का जो पूरा जो एक सेफगार्ड होता है, उस सेफगार्ड के मुताबिक होता यह है कि आप जहां जहां भी डिक्लेयर करते हैं अपने परमाणु संस्थान को, परमाणु संयंत्र को, तो सारे जगह पे आईएईए के कैमरे लगे रहते हैं, उनके स्टाफ लगे रहते हैं जो 24 घंटे उसके आवाजाही क्या हो रहा है वो सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और लेकिन चूंकि कई ऐसी जगह है आईएईए को लगा कि वहां पे नहीं पूरी रिपोर्टें आ रही हैं, इसलिए कल ये प्रस्ताव पारित हुआ आईएईए में। और निश्चित तौर पे यह जो पूरी जो स्थिति अब बन रही है, अब यह मध्य पूर्व में एक बार फिर से पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए ईरान एक ऐसा देश है जिसके कई मित्र देश जैसे रसिया का ईरान के प्रति सहानुभूति रहती है, तो रसिया क्या स्टैंड लेता है, रसिया के स्टैंड पर भी निर्भर करेगा कि रसिया क्या इस पे रसिया के बयान की सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि रसिया क्या बयान देता है। उधर तुर्की एक देश है जो बार बार कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए। तुर्की की क्या स्थिति होती है, क्या वे भी कुछ अमेरिका से कुछ बात करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी स्थितियां भी निर्भर करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो स्थिति है कि पूरी दुनिया एक बार फिर से सतर्क हो गई है, खास करके मध्य पूर्व में एक एस्केलेशन की स्थिति और बन गई है, क्योंकि ईरान जिस तरीके का देश है वो उसके पास भी काफी क्षमता है, और किस तरीके से वो बदले की कार्रवाई करता है। अखिलेश, यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पे ईरान पिछले दिनों जब भी देखा आपने कि इजराइल ने जब भी ईरान पे हमला किया, ईरान ने भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई की है। ईरान जो है वो ईरान अपने देश के लोगों को भी यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल कमजोर देश नहीं है। उसने इजराइल अमेरिकी अलायंस के सामने घुटने नहीं टेक दिए हैं, तो निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से कोई ना कोई रिटेलिएटरी स्थिति बनेगी, और उसी की तरफ सबकी निगाहें है कि किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं। क्योंकि अगर ईरान की तरफ से बड़ी रिटेलिएटरी स्ट्रेटजी बनी तो उसके बाद इजराइल की तरफ से भी बनेगी, और निश्चित तौर पे एस्केलेशन बड़ा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अमेरिका को भी सामने आना पड़ सकता है। और जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश आज की तारीख में ईरान के साथ नहीं है, लेकिन अब निश्चित निर्भर बिल्कुल करता है इस बात पे देखना होगा कि अब ईरान किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि लद्दाख के द्रास में भारतीय सेना ने टोलोलिंग एक्सपीडिशन के साथ आज ऑपरेशन विजय की